नवल किशोर जी ने आलोक को ये बताते हुए समझाया कि कभी किसी पर इतना विश्वास करके आश्रित नहीं होना चाहिए और ना ही जिंदगी में कभी किसी से कोई उम्मीद रखनी चाहिए। आलोक समझ गए, लेकिन नवल किशोर जी खुद को नहीं समझा पा रहे थे। वह अपनी बालकनी में खड़े होकर लगातार आसमान की ओर निहार रहे थे। उनके मन में कभी आलोक को दूर भेजने की चिंता तो कभी खुद के द्वारा किया गया संघर्ष रह रहकर उभर कर आता। शायद उसकी गहराई को इस बात से समझाया जा सकता था कि वे रुक रुक कर अपनी उन नम आंखों को वहीं रोक देते, इस डर से कि कहीं कोई आंसू लुढ़क कर बाहर ना आ जाए और सुलेखा कहीं उनके भावों को ना भांप ले। नवल किशोर जी भूल रहे थे कि जिस सुलेखा ने उन्हें वर्षों से पढ़ा है, उनसे भला क्या छिप सकता था। लेकिन फिर भी वे पुरजोर कोशिश करते हुए कभी आसमान को तो कभी पलटकर अपने बिस्तर की ओर देखते कि सुलेखा सोई है या नहीं। जब नवल किशोर जी आश्वस्त हो गए कि अब उन्हें कोई देखने वाला नहीं, तब वे पूरी तरह आसमान के बीच उन सितारों के साथ चंद्रमा के उतार चढ़ाव को लेकर अपनी पिछली जिंदगी में गोते लगाने लगे। रह रहकर उनके मन में हर वो क्षण सुलेखा से मुलाकात से लेकर शहर तक का सफ़र और संघर्षमय जीवन सब कुछ रहकर किसी तूफान की तरह उनके दिमाग में उमड़ने लगा। नवल किशोर जी को अच्छे से याद है कि एक समय ऐसा भी था कि जब एक छोटे से कमरे में वे और सुलेखा रहा करते थे। उनके पास ना ठीक से रहने को पूरा घर था और ना ही मनचाहा खाना बनाने को बर्तन। उस दौरान पहली बारिश में जब एक बार वे पूरी तरह से भीग गए, लेकिन तब भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। शायद किसी सामान की डिलीवरी एजेंट में शहर के दूसरे कोने में देना था, इसलिए वे बिना सोचे समझे भीगते हुए लगभग 2 कोस की दूरी पैदल चलकर वो कीमती सामान लेकर उस बड़े व्यापारी के यहाँ गए। जब मूसलाधार बारिश में उन्होंने उस सेठ का दरवाजा खटखटाया तो वह इन्हें पानी से पूरा भींगा हुआ देखकर एक पल के लिए आश्चर्यचकित रह गया। सिर्फ इतना ही कह सके कि यदि कल लाते तब भी चल जाता। नवल किशोर की आंखों में कर्तव्य निष्ठा और व्यापारिक भावना देख वह सेठ कुछ न कह सके। पार्सल हाथ में ले सिर्फ इतना कहा, जरा रुको, और उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर को आवाज दी। उस जमाने की सबसे महंगी कार में नवल किशोर जी को घर तक छोड़ने का हुक्म दिया। शायद एक पल के लिए वह खुद अपनी पुरानी यादों में खो गया रहा होगा, क्योंकि हर उच्च पद पर पहुंचने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं इन पलों का अनुभव करके वहां तक पहुंचता है, इसलिए वह दूसरों की भावनाओं की कद्र करना भली भांति जानता है। वह दिन शायद नवल किशोर जी की जिंदगी का वह पल था जो उनकी तकदीर बदलने वाला था। महंगी गाड़ी का सफ़र नवल किशोर जी को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ भींगे बदन के साथ ठंड पूरी तरीके से उनके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। नवल किशोर जी भींगते भींगते हुए अपने घर पहुंचे। राह देखती सुलेखा ने जब उनका ये हाल देखा तो कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसका दर्द उसकी आंखों में झलक रहा था। तुरंत सुलेखा ने पलटकर गर्म पानी नवल किशोर जी को स्नान करवाया। फिर गर्म खाने के बाद गर्म दूध देकर सौंठ का झोंक लगा, हल्की सी सुगंध दी ताकि ठंड का असर कम हो। उन्हें आज भी अच्छे से याद है कि महज 2 कंबल जिन्हें लेकर वे चले थे, शायद वे ठंड के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर भी मन मारकर सोने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनकी ठंड को उनके किटकिटाते हुए दांतों से सुलेखा भाग गई और उन्होंने अनुभव किया एक गर्म एहसास को। सुलेखा जी ने अपनी चादर को दोहरा कर नवल किशोर जी को उड़ा दिया था और मात्र एक हाथ उनके ऊपर रख वह खुद ठंड से जूझ रही थी, जिस कारण हल्का बुखार सुलेखा को भी आने लगा था। उस गर्म एहसास को महसूस कर नवल किशोर जी ने सुलेखा की इतनी चिंता को देख भाव विभोर हो उठे। नवल किशोर जी ने सुलेखा को अपनी चादर में खींच गले लगाकर अपने पास सुला लिया। उस तपिश का सुखद एहसास, वो भी चिंता के साथ, जिसमें दोनों ही एक दूसरे की चिंता करते नजर आ रहे थे, और इसी के साथ दोनों प्रेम रस में डूब गए। आज तक भुलाए नहीं भूलते उस एहसास को और उस पल की अनुभूति नवल किशोर जी करने लगे। तभी अचानक उन्हें यह मन की अनुभूति का एहसास वास्तव में होने लगा। उन्होंने देखा सुलेखा ने उन्हें आकर पीछे से जकड़ रखा है और उनके कंधों पर सर रख कहने लगी, आज फिर आपको वही दिन याद आए ना। नवल किशोर जी ने हाँ में सिर हिलाकर सुलेखा जी का माथा ऊपर उठाकर उनके माथे पर चुंबन के साथ वहीं बालकनी में सोफे पर बैठ गए। वे सुलेखा से बोले, मुझे तो लगा कि शायद आप सो गए हो। हाँ, कोशिश तो बहुत की और एक झपकी भी लग गई थी, लेकिन अगले ही पल ध्यान आया कि जिस नज़र से आप आसमान को निहार मुझे याद कर रहे थे, कहीं उसे अपना प्यार समझकर कोई अप्सरा आपको मुझसे चुरा ना ले, इसलिए तुरंत उठकर आ गई। देखो, मैंने तुम्हें बचा भी लिया। आप तो खामखा मन ही में सोच रहे थे, लेकिन मैंने सच कर दिया। अब सच बताओ, क्या सच में आपको आज भी वह दिन याद आते हैं? वह भी इतनी शिद्दत से समझ नहीं आता कि मैं इसे क्या समझूं। मेरे लिए प्यार या उन दिनों का संघर्ष, जो भी हो, बस यही दुआ करूंगी कि आपका साथ यूं ही बना रहे। नवल किशोर जी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अच्छा कहते हुए उन्होंने सोने का इशारा कर दिया। देर रात तक दोनों ने ही बिस्तर पर पड़े पड़े न जाने कब तक अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। बहुत से हसीन पलों को भी उन्होंने याद किया और पता ही ना चला कब दोनों सो गए। अगली सुबह आलोक के जाने की तैयारी में वे लग गए। इसी बीच आने जाने वाले और व्यापार के कामकाज में दोनों ही व्यस्त हो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के मन में आलोक को अकेले भेजने को लेकर थोड़ा दुख और चिंता भी थी,
क्योंकि आज तक का सफ़र आलोक ने बड़े ही अलग अलग जगह और प्रांतों में जाकर किया रहा होगा, लेकिन वे सभी जगह और एरिया जानकारी के थे। वहाँ से पल पल की खबरें हर दिन आने वाली कुरियर के साथ मिल जाया करती थी। लेकिन आज की स्थिति और कुछ है। लेकिन अब जहाँ अगले 3 साल के लिए जाना था, उस जगह में ना तो कोई पहचान का था और ना ही उस विषय में किसी को कोई जानकारी थी। सिर्फ एक नया नाम जुड़ा था पहचान के नाम पर, दीवानकर, और कुछ नहीं। दीवानकर को तो घर में आलोक के अलावा कोई और नहीं जानता था और ना ही इससे पहले कोई मुलाकात हुई थी। सिर्फ इतना पता था कि वह राजस्थान का रहने वाला था और उसका भी अध्ययन काल लगभग पूर्ण होने को ही था। यही सब चिंताएं सुलेखा जी के मन में रह रहकर आती। उनकी चिंता को उनके चेहरे से स्पष्ट तौर से भापा जा सकता। लेकिन नवल किशोर जी को तो अपने भाव को भी प्रकट नहीं कर सकते थे पिता जो ठहरे। माँ अपने आंसुओं से और दुलार से अपने प्यार को प्रकट कर सकती, लेकिन वही पिता मजबूर होता है अपने कठोर व्यवहार और तिरस्कार के लिए। एक पिता की पहचान कुछ इसी तरह होती है, लेकिन कोई भी उसके पीछे की वजह को नहीं जानता। आलोक को भेजने के का सोचकर नवल किशोर जी उदास थे। पिता अपनी संतान को समाज में से बुराइयों लड़ने, उससे बचाने और संघर्ष सिखाने के साथ साथ कई बार उसकी छोटी छोटी खामियों के पीछे होने वाले नुकसान के डर से उसके द्वारा बच्चों पर नाराज होना उसके कठोर होने का सबूत बन जाता है। बच्चों के लिए शायद माँ ममतामयी और पिता एक कठोर प्राणी की तरह नजर आता है। फिर चाहे वह अपने बच्चों के लिए कितनी भी फिक्र और जिल्दे बर्दाश्त क्यों ना करें, उसे कभी कोई नहीं समझता और ना ही वह कभी ऐसा प्रयास भी करते हैं। ठीक उसी तरह नवल किशोर भी उतने कठोर तो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी छवि भी कुछ इसी तरह बन गई थी। वे सोच रहे थे उस दिन जब उन्हें गांव से शहर आना था और स्टेशन तक उनके पिता बमुश्किल अपने आप को संभालते हुए आ तो गए, लेकिन शायद बेटे को बिना आंसुओं के विदा न करने की हिम्मत जुटा पाने के कारण वह बस अभी आता हूं बोलकर गांव की ओर वापस चल दिए। कितना आसान सा बहाना किया था उन्होंने कि वे पानी रखना भूल गए हैं। उस जमाने में कपड़े के थैले में पानी रखकर चलने की परंपरा थी, लेकिन पहले ही सुलेखा के बैग में उन्होंने पानी रख दिया था। फिर भी उन्हें उस समय वही बहाना सूझा। वे वहां से थोड़ी दूरी पर जाकर एक पेड़ के पीछे से गाड़ी के आने और नवल किशोर जी को गाड़ी में बैठकर गांव से निकलने को देख रहे थे। लेकिन पड़ोस वाले चाचा ने उन्हें पेड़ के पीछे छुपकर देखने और रोते हुए भीगी आंखों से हमें विदाई देते हुए देखा था, जिसे उन्होंने एक बार शहर आने पर हमें बताया। समझ तो हम भी गए थे, लेकिन कह पाना मुश्किल था। बस अब की बार जब भी गांव जाते हैं, उनके सामने पहले ही पानी का बस्ता रख कर सुलेखा कहती है, अब की बार ना लौटियो बाबूजी जी, पानी रख लियो है, नहीं तो फिर पड़ोस वाले चाचा आकर बता देंगे। फिर सब खिलखिलाकर हंसते हैं, क्योंकि अब पिता को विश्वास हो चुका था कि अब गांव और शहर के बीच की भी दूरी शेष न बची। अब तो जब उनका मन करता शहर चले आते, दोपहर तक आना, कुछ पल रहना, जबरन में मुनीम जी को डांटना, नौकरों को नसीहत देना और फिर शाम तक वापस लौट जाना। सप्ताह में एक दिन किसी छुट्टी या त्योहार की तरह वे जरूर आते और जी भरकर जीते। शायद वह दिन उनके और इस परिवार के लिए किसी खुशनसीब दिन से कम नहीं होता। अब तो वह मुनीम, नौकर, चाकर सब कोई दादाजी के आने का इंतजार करने लगे। कुछ एक ने तो उनके गांव का रास्ता भी देख लिया। जब भी उस तरफ से गुजरना होता, वे कुछ ना कुछ लेकर दादाजी के पास लौट जाते। ऐसा प्रेम और लगाव भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत सा काम करता है। उस जमाने के नौकर चाकर अब एक ब्रांच के प्रमुख हैं। सभी अब भले ही धोती कुर्ता के बदले शर्ट पैंट पहनने लगे हो, लेकिन आज भी किसी मंगल काम के समय दादाजी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। नवल किशोर जी को भले ही समय ना मिला हो, लेकिन उनके इन्हीं कर्मचारियों ने शहर के गांव की ओर जाने वाले उस रास्ते को और भी पक्का सुविधाजनक बना दिया हो। यहाँ तक कि कंपनी के द्वारा सेवा कार्य के लिए जुटाया गया फंड का उपयोग उन्होंने दादाजी के नाम से प्याऊ खोलने, चबूतरे बनवाने, स्कूल खुलवाने और बहुत से सेवा कार्यों में किया। एक समय व्यापार की तरक्की में नवल किशोर जी इतना उलझे कि उन्हें घर में तक बैठने का समय नहीं मिलता था। लगभग 7 वर्षों का वह समय संघर्ष की परिसीमा और तरक्की के खुलने के द्वार थे। जब उन्होंने 5 वर्ष के बाद अपने गांव में आकर देखा तो दंग रह गए। कर्मचारियों और मुनीम जी ने मिलकर उनके घर को ऐसी शानदार हवेली में परिवर्तित कर दिया था कि वे नवल किशोर जी के दोस्त रिवाराम के घर से कुछ कम नहीं दिखती थी। मजे की बात तो यह है कि स्वयं रिवाराम जी ने खड़े होकर उस मकान का ईंट और पूरा डिज़ाइन अपनी पसंद से तय किया था। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।